नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल हमने तुर्की आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध के बारे में पढ़ा। आज हम उसी कड़ी में मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों के क्या उद्देश्य थे और उसके साथ गोरी के द्वारा भारतवर्ष में अपनी सत्ता की नियुक्ति, अपनी सत्ता की स्थापना और राजपूतों और तुर्कों के बीच हुए संघर्ष में तुर्कों की विजय के क्या कारण रहे, उन कारणों पर हम आज इस बिंदु और आने वाले व्याख्यानों में चर्चा करेंगे। मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर आक्रमण करने के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों में सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी की साम्राज्य विस्तार की लालसा मानी जाती है। मोहम्मद गोरी एक साहसी एवं महत्वाकांक्षी शासक था। गजनी के छोटे से राज्य और सीमित संसाधनों से उसे संतोष नहीं था। वह गजनवी की भांति एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। अतः उसने गजनी के पश्चिम और उत्तर की ओर साम्राज्य विस्तार की चूंकि अधिक आशा नहीं थी, अतः उसने अपने सामने पूर्वी मार्ग की ओर अपना उद्देश्य निश्चित किया। परिस्थितियां भी उसके अनुकूल थी, क्योंकि भारतवर्ष में उस समय राजनीतिक, सैनिक और सामाजिक दोष विद्यमान थे और ऐसी परिस्थितियां किसी भी आक्रमणकारी को प्रेरित कर सकती थी। साम्राज्य विस्तार की लालसा के साथ साथ पंजाब के गजनवी वंश का अंत करना भी मोहम्मद गोरी का एक प्रमुख लक्ष्य था, क्योंकि मध्य एशिया की राजनीति में गजनवी वंश और गौर वंश की शत्रुता लंबे समय से विद्यमान थी। यद्यपि गौर वंश ने गजनी के पैतृक राज्य को जीत लिया था, परंतु पंजाब अभी भी गजनवियों के अधीन था। अपनी उस शत्रुता को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए गोरी ने सिंध और मुल्तान के मुस्लिम राज्यों की सहानुभूति भी चूंकि गौर के प्रति न होकर पंजाब के साथ थी, अतः गोरी को सदैव इस बात का भय था कि कहीं भारत के तीनों पंजाब, सिंध और मुल्तान राज्य संगठित होकर गजनी पर आक्रमण न कर दें। ऐसी स्थिति गोरी के लिए संकटप्रद हो सकती थी। अतः गोरी ने इन संभावनाओं को देखते हुए पंजाब के गजनवी वंश का अंत करना और पंजाब पर अधिकार करना भी उसका एक लक्ष्य था। इसी प्रकार धन संपदा को प्राप्त करना भी उसकी एक महत्वाकांक्षा थी। मध्य एशिया की संघर्षपूर्ण राजनीति में अपने अस्तित्व को बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उसे सदैव एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता थी, क्योंकि उसके शत्रु राज्यों खुरासान, ख्वारिज़्म आदि काफ़ी शक्तिशाली थे और शक्तिशाली सेना रखने के लिए चूंकि अपार धन की आवश्यकता होती है और यह धन उन्हें केवल भारत से ही प्राप्त हो सकता था, क्योंकि भारत अपनी धन संपदा के लिए विख्यात था। और उसके सामने एक प्रेरक उदाहरण भी था कि महमूद गजनवी ने अपने अनेक आक्रमणों से भारतवर्ष से बड़ी विपुल मात्रा में धन संपदा लूट कर लेकर आए थे। इसके साथ साथ मोहम्मद गोरी धर्म प्रचार की भावना भी उसके साम्राज्य विस्तार का एक बड़ा कारण थी। मोहम्मद गोरी गैर मुस्लिम देशों में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, मूर्ति पूजकों को बलपूर्वक मुसलमान बनाना, मंदिरों और मूर्तियों का विध्वंस करना आदि इस्लाम की सेवा के अंतर्गत अपना कर्तव्य समझता था। क्योंकि भारत में गैर मुसलमान और मूर्ति पूजकों की प्रधानता थी, अतः यह भी एक कारण था भारत पर आक्रमण करने का, उसको विशेष आकर्षित करने का। इसके साथ साथ कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि धर्म के नाम पर प्राण न्यौछावर करने वाले साहसी सैनिकों को बिना किसी विशेष प्रयास के अपनी सेना में भर्ती करने की दृष्टि से भी गोरी ने
अपने भारतीय आक्रमणों को जिहाद का रंग दिया, जिससे उसकी सेना में उसे आसानी से लोग मिल जाते थे। इसके साथ साथ इस्लामी जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करना भी भारत पर आक्रमण करने का एक बड़ा कारण था। गौर के छोटे से राज्य को उदित हुए अभी बहुत समय नहीं हुआ था और इस्लामी जगत में उसका कोई विशेष सम्मान भी नहीं था। गौरी अपने वंश को मध्य एशिया और इस्लामी जगत में प्रतिष्ठा दिलवाना चाहता था, अतः उसने अपने साहसिक कार्यों द्वारा साम्राज्य का विस्तार करना और अधिकाधिक वैभव व ऐश्वर्य की वृद्धि करना उसका एक प्रमुख लक्ष्य था। भारतीय आक्रमणों से उसे इन दोनों की पूर्ति हो जाने की संभावना थी। जहां एक तरफ वह इस्लामी जगत में सम्मान प्राप्त करता, दूसरी तरफ उसे विपुल मात्रा में धन प्राप्त होता और उस धन की मदद से बड़ी सेना बनाकर मध्य एशिया में अपनी महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थान भी बना पाने में सक्षम हो सकता था। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गौरी के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था। वह तत्कालीन भारत की राजनीतिक कमजोरियों का लाभ उठाकर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। जिस समय उसने भारत पर आक्रमण किया, उस समय जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी उसको हम देखते हैं। सबसे पहले उसने मुल्तान और सिंध पर 1175 में आक्रमण किया। भारत की पश्चिम उत्तर सीमा पर मुल्तान का राज्य एक दुर्बल राज्य था जिसे आसानी से पराजित किया जा सकता था। अतः उसने अपने सैनिक और अन्य राज्यों पर सफलतापूर्वक आक्रमण कर सकते थे। इसके अलावा यहाँ का शासक शिया मत का मतावलंबी भी था, जबकि गौरी सुन्नी था। और जैसा कि हम जानते हैं, सुन्नी और शियाओं की शत्रुता मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद से ही बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का एक बड़ा कारण थी। मुल्तान पर अधिकार करने के बाद वह भारत के अन्य प्रदेशों की ओर भी आसानी से बढ़ सकता था, इसलिए भी उसने सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण किया। गौरी ने कोई विशेष प्रतिरोध के बिना ही मुल्तान के शासक को परास्त कर दिया। कुछ दिनों पश्चात मुल्तान के बाद सिंध के ऊपरी महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र उच्च पर आक्रमण किया। उस समय उच्च पर हिंदू शासकों का अधिकार था। फरिश्ता ऐसा कहते हैं कि उस समय वहाँ भट्टी राजपूतों का शासन था और सिंध पर भी उसने आसानी से आक्रमण कर लिया। मुल्तान और सिंध पर आक्रमण के बाद उसने गुजरात पर 1178 ईस्वी में आक्रमण किया। गौरी का ये मानना था कि गुजरात को आधार बनाकर वह पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान को आसानी से जीत सकता है और पूर्वी राजस्थान के मार्ग से होता हुआ गंगा यमुना के दोआब में प्रवेश कर सकता है। राजस्थान को आधार बनाकर वह पंजाब के गजनवी वंश को भी नष्ट करने में सफल हो सकता है। इसके साथ साथ गुजरात की विपुल धन संपदा भी गौरी के एक प्रबल आकर्षण का केंद्र थी, परंतु उसकी यह योजना व्यावहारिक नहीं थी। उसने पंजाब को आधार बनाकर राजस्थान, गुजरात और गंगा के दोआब की तरफ बढ़ने की सोचनी चाहिए थी। गौरी ने अपनी पूरी तैयारी के साथ राजस्थान के मरुस्थल को पार किया, गुजरात पर आक्रमण करने का विचार कर आबुक पर्वतीय क्षेत्र तक पहुंचा, परंतु गुजरात का राजा मूलराज अपनी सेना सहित पहले से ही गौरी का सामना करने के लिए तैयार था। लंबी एवं कष्टप्रद यात्रा से थकी हुई तुर्क सेना गुजराती सेना के सामने टिक न सकी और युद्ध क्षेत्र से शीघ्र ही भाग खड़ी हुई। गौरी भी मैदान से निकल भागा। भारत की भूमि पर यह गौरी की प्रथम पराजय थी, परंतु वह ऐसे पराजय से निराश होने वाला व्यक्ति नहीं था। अब उसने अपनी योजना बदली और भारत को जीतने के लिए उसने अपने अगले आक्रमणों के लिए पहले पंजाब और फिर पंजाब को आधार बनाकर आगे बढ़ने का निश्चय किया। इसी कड़ी में उसने पंजाब पर आक्रमण किया। 1179 ईस्वी में गौरी ने पंजाब पर आक्रमण कर कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया। उसके पश्चात 1181 में गौरी ने दूसरी बार आक्रमण किया। इस बार मलिक खुसरो ने काफ़ी मात्रा में धन देकर और अपने पुत्र को गौरी के पास बंधक बनाकर समझौता कर लिया।
फिर 1185 में गोरी ने तीसरी बार पंजाब पर आक्रमण किया और सियालकोट तक का प्रदेश जीत लिया। 1186 में गोरी ने पुनः पंजाब पर आक्रमण किया और लाहौर तक उसने कब्जा प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह लाहौर को अपने क्षेत्र में लेने में सफल नहीं हो पाया। फिर उसने मलिक खुसरो को समझौते की बातचीत के लिए आने का निमंत्रण भिजवाया। मलिक खुसरो के आते ही उसे बंदी बना लिया और उसे गौर भेज दिया और 1192 में उसका वध कर दिया गया। इस प्रकार मलिक को बंदी बना लेने के बाद गोरी को संपूर्ण गजनवी राज्य जीतने में विशेष प्रतिरोध नहीं आया और उसकी पंजाब विजय इस प्रकार उसकी पूरी हुई और पंजाब विजय पूर्ण होते ही उसकी सीमाएं पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमाओं से जा मिली। इसी कारण 1191 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। दोनों ही शासक विस्तारवादी थे। परिस्थितियों ने दोनों नवोदित शक्तियों की सीमाओं को एक दूसरे से मिला दिया। लाहौर पर अपना अधिकार स्थापित करने के बाद गोरी ने 1190 ईस्वी में तबर हिंद के दुर्ग पर भी अपना अधिकार कर लिया था। तबर हिंद गोरी और पृथ्वीराज के बीच संघर्ष का एक बड़ा कारण था। मोहम्मद गोरी को जब सूचना मिली कि पृथ्वीराज सेना सहित तबर हिंद की ओर बढ़ा चला आ रहा है, तो उसने गजनी लौटने का विचार त्याग कर आम शत्रु के सामना करने के लिए मोर्चा लेकर तराइन के मैदान में आ डटा। युद्ध के प्रारंभ से ही चौहानों का पलड़ा भारी रहा और उन्होंने तुर्क सेना पर दोनों ओर से आक्रमण किया और शीघ्र ही तुर्क सेना में खलबली मची और वो वहां से भाग खड़ी हुई। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज की सैनिक सफलता का चरम उत्कर्ष था। गोरी के लिए यह अत्यंत अपमानजनक घटना थी। मुस्लिम इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इस पराजय को कभी भूल नहीं सका और प्रतिशोध लेने के लिए लगातार सैनिक तैयारी में जुट गया। जबकि दूसरी ओर पृथ्वीराज ने कोई गोरी के आक्रमणों को देखते हुए कोई विशेष तैयारियां आने वाले खतरे के प्रति नहीं की। शीघ्र ही 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। एक वर्ष की तैयारी के बाद एक विशाल सेना के साथ गोरी पुनः भारत में प्रवेश किया। लाहौर और मुल्तान के रास्ते से वह उसी मैदान में डटा जहां उसे पराजय का सामना करना पड़ा था। पृथ्वीराज भी अपनी विशाल सेना के साथ गोरी का मुकाबला करने के लिए तराइन में आ गया। गोरी ने छल कपट एवं विश्वासघात का सहारा लिया और उसने पृथ्वीराज को कहलाया कि मैं भारत में अपने बड़े भाई की आज्ञा से आया हूँ। यदि कुछ समय के लिए और इस प्रकार वह अपने भाई की आज्ञा से आया हूँ, अतः मेरी इस युद्ध में कोई इच्छा नहीं है। इस प्रकार गोरी ने संधि वार्ता के द्वारा पृथ्वीराज को बुलावे में रखने का प्रयास किया। पृथ्वीराज ने गोरी का विश्वास कर लिया और संपूर्ण हिंदू सेना आराम करने लगी, जबकि दूसरी तरफ गोरी अपने 40,000 अश्वारोही सेना को 4 भागों में विभाजित कर 4 अलग अलग दिशाओं में शत्रु पक्ष पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। रात में गोरी के चारों दिशाओं में भेजे गए सैनिकों ने सोती हुई पृथ्वीराज की सेना पर आक्रमण कर दिया और उसका एक हिस्सा गोरी लेकर पृथ्वीराज के पीछे की तरफ चला गया। मुसलमानों के इस अचानक आक्रमण से हिंदू शिविर में भगदड़ मच गई। पृथ्वीराज ने हाथी पर बैठकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया और सैनिकों को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया, परंतु स्थिति प्रतिकूल हो गई और वह हाथी से उतरकर घोड़े पर बैठकर मैदान में लड़ता हुआ मैदान से भाग निकला।
पृथ्वीराज के अंत के बारे में विद्वानों में काफ़ी विवाद है। पृथ्वीराज का अंत भले ही विवादास्पद हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि उसकी पराजय ने भारत के भविष्य को बदल दिया। तराइन का दूसरा युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। गौरी ने अपनी पराजय का बदला लिया। युद्ध में प्राप्त विजय के फलस्वरूप झांसी, सिरसा, समाना, कुहराम, अजमेर और दिल्ली तक का विस्तृत क्षेत्र मुसलमानों के अधिकार में चला गया। उसकी पराजय के परिणाम स्वरूप हिंदू भारत पर विदेशी एवं विधर्मी मुसलमानों के आधिपत्य से स्वतंत्रता का सिलसिला शुरू हुआ, जो लगभग 1947 तक चलता रहा। पृथ्वीराज की पराजय से अजमेर दिल्ली के विस्तृत भूभाग से चौहानों के शासन का अंत हो गया। इससे न केवल गौरी को अपितु उसके बाद के मुसलमान शासकों को भी भारत में अपनी सत्ता का प्रसार करने का मार्ग मिल गया। दिल्ली पर अधिकार हो जाने के बाद मुसलमानों ने दोआब की तरफ कदम बढ़ाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ और इससे मोहम्मद गौरी की भारत विजय निश्चित हो गई। हमारे इतिहास में पहली बार मोहम्मद ने हिंदुस्तान के बीचों बीच एक विदेशी तुर्की राज्य की नींव डाल दी थी। इस युद्ध के पश्चात गौरी वापस अपने प्रदेश की ओर लौटा और लौटते समय कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसका एक दास था, उसको भारत का गवर्नर बनाकर लौट चला गया। तराइन की विजय के बाद गौरी ने कूटनीति का प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रभुसत्ता के अंतर्गत अजमेर का राज्य पृथ्वीराज को और दिल्ली का राज्य गोविंदराज के पुत्र को वापस लौटा दिया। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद उसके लड़के गोविंदराज को अजमेर का शासक बनाया गया, परंतु भारत से वापस लौटने से पूर्व गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने भारतीय प्रदेशों का प्रशासक के अधिकारी नियुक्त कर दिया। गौरी के लौटते ही राजपूतों ने तुर्क सेना को घेर लिया और उनको खदेड़ने का प्रयास किया। ऐबक ने तुरंत कार्यवाही की और राजपूतों को परास्त कर दिया। अवसर का लाभ उठाकर पृथ्वीराज के छोटे भाई हरिराज ने अजमेर में विद्रोह किया। उसने अपने भतीजे और तुर्क अधिकारियों को अजमेर से भगा दिया। ऐबक ने अजमेर पर पुनः अधिकार किया और गोविंदराज को पुनः प्रतिष्ठित करवाया। ऐबक तेजी से दिल्ली की तरफ आया और दिल्ली के विद्रोह को कुचल दिया। उसे दिल्ली की स्थिति बेहद पसंद आई और 1193 में उसने दिल्ली को अपना मुख्य केंद्र बना लिया, जो आगे चलकर मुस्लिम शासकों की राजधानी बन गई। 1194 में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। दोआब में स्थित गहड़वालों का कन्नौज राज्य उत्तरी भारत का एक अन्य शक्तिशाली राज्य था और यहाँ का मौजूदा शासक जयचंद अत्यंत पराक्रमी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। पृथ्वीराज और जयचंद के वैमनस्य एवं शत्रुता की कहानी हम पहले ही बता चुके हैं। इसी शत्रुता के कारण तराइन के दूसरे युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को किसी प्रकार की मदद नहीं दी। आमतौर पर जयचंद पर देशद्रोही और पृथ्वीराज के विरुद्ध गौरी को आमंत्रित करने का आरोप लगाया जाता है, परंतु यह पूर्ण रूप से न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उस युग में सभी राजपूत शासकों की सामान्य दुर्बलता थी कि वे संयुक्त रूप से शत्रु का सामना और शत्रु पक्ष पर पीछे से आक्रमण करने की बात सोच ही नहीं पाए। जब गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था तो वह चौहानों के राज्य में सही होकर गया था। उस समय पृथ्वीराज ने गुजरात की क्या सहायता की, अतः इस आधार पर किसी को देशद्रोही कहना उचित प्रतीत नहीं होता है। जयचंद और पृथ्वीराज दोनों ही विस्तारवादी थे और दोनों में कई कारणों से शत्रुता थी, इसीलिए उसने पृथ्वीराज को भी किसी प्रकार की सहायता नहीं दी थी। चौहान के राज्य को जीतने के बाद गौरी ने कन्नौज पर आक्रमण किया, क्योंकि कन्नौज जैसे विशाल और शक्तिशाली राज्य के स्वतंत्र रहते हुए उनका उत्तरी भारत का मुस्लिम राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता था। अतः 1194 में गौरी ने एक विशाल सेना के साथ कन्नौज पर आक्रमण किया। जयचंद भी उसका सामना करने के लिए आया। इस अवसर पर उसे किसी भी हिंदू शासक का सहयोग नहीं मिला। इटावा और कन्नौज के बीच यमुना के
निकट चंदावर नामक स्थान पर दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ। शुरू में जयचंद का पलड़ा भारी रहा और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गौरी की पराजय निकट है। स्वयं गौरी भी युद्ध क्षेत्र से निकलने की सोच रहा था, तभी दुर्भाग्यवश जयचंद की आंख में एक तीर लगा। वह बेहोश होकर हाथी से नीचे गिर गया। इस दुर्घटना ने गौरी के पराजय को विजय में बदल दिया, क्योंकि जयचंद के गिरते ही हिंदू सैनिक मैदान से भागने लगे। ताजुल मासिर और तबकात नासिरी आदि ग्रंथों से पता चलता है कि विजय के बाद गौरी ने अत्यधिक नरसंहार किया और लूटमार में अपार धन संपदा प्राप्त की। असनी दुर्ग में गढ़वाल राजाओं का सुरक्षित विशाल राजकोष भी गौरी के हाथ लगा। उसके बाद गौरी ने बनारस के धार्मिक नगर को लूटा और कुछ मंदिरों को भूमिसात किया और उन्हें मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया। गढ़वाल हार गए, परंतु उसके सामंतों ने 4 वर्ष तक गौरी के अधिकारियों से संघर्ष जारी रखा। इसी प्रकार ऐबक ने गौरी के लौटने के बाद हिंदू राजाओं और विद्रोहियों को पराजित करने का कार्य शुरू किया और नवविजित क्षेत्रों में अपने विश्वस्त अधिकारियों को नियुक्त करने लगा। परंतु हिंदू सामंत और जनता अभी मुस्लिम शासन को स्वीकार करने की मनोदशा में नहीं थे। अतः गौरी के भारत से लौटते ही उसने विजित क्षेत्रों में विद्रोह उठ खड़े हुए। सबसे पहले कोल, जो वर्तमान में अलीगढ़ है, के राजपूत सामंतों ने विद्रोह किया। ऐबक स्वयं अपनी सेना सहित गया और विद्रोह को कुचला। इसी समय अजमेर में हरिराज ने विद्रोह किया। पृथ्वीराज के पुत्र और उसके सहायतार्थ तैनात तुर्क सेना को अजमेर से जब भगा दिया, तब हरिराज ने दिल्ली को जीतने के लिए सेना भेजी और सूचना मिलने पर ऐबक दिल्ली की ओर आया और चौहान सेना को परास्त किया। दिल्ली से ऐबक अजमेर आया और हरिराज को दुर्ग में घेर कर पराजित किया। इसके पश्चात बयाना और ग्वालियर पर 1195-96 ईस्वी में गौरी ने आक्रमण किया। 1195 ईस्वी के अंत में गौरी पुनः भारत आया और आगरा के समीप बयाना दुर्ग पर आक्रमण किया। बयाना और उसके आसपास के क्षेत्रों पर उस समय भट्टी राजपूतों का शासन था। तुर्कों ने उनके 2 दुर्ग तहनगढ़ और विजयगढ़ मंदिरगढ़ पर आसानी से कब्जा कर लिया। उसके बाद गौरी ने ग्वालियर के शक्तिशाली दुर्ग पर भी आक्रमण किया। काफ़ी दिनों की घेराबंदी के बाद जब गौरी को सफलता न मिली, तो उसने ग्वालियर के राजपूत राजा के साथ संधि कर ली और ग्वालियर ने गौरी को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। वापस लौटने से पहले गौरी ने बहाउद्दीन को बयाना का अधिकारी नियुक्त कर दिया, जिससे ग्वालियर पर बराबर दबाव बनाए रखने की स्थिति बनी रहे। बहाउद्दीन ने इसी नीति को जारी रखा, जिससे परेशान होकर अंत में 1197 ईस्वी में ग्वालियर का दुर्ग ग्वालियर के राजपूत शासक ने तुर्कों को सौंप दिया। इस प्रकार ग्वालियर दुर्ग की प्राप्ति से मुस्लिम राज्य की सुरक्षा पंक्ति और सुदृढ़ हो गई। 1197 ईस्वी में ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण किया। ऐबक के गुजरात अभियान का मुख्य उद्देश्य गुजरात के शासक भीमदेव द्वारा तुर्कों के विरुद्ध राजस्थान के राजपूतों को विद्रोह करने के लिए उकसाना था और उन्हें सहयोग प्रदान करना था। ऐबक को शुरुआत में असफलता मिली। उसके पश्चात सुल्तान गौरी की पिछली पराजय का बदला लेना भी उसका एक प्रमुख उद्देश्य था। गुजराती सेना ने अपने राजा भीमदेव के नेतृत्व में मुस्लिम सेना का डटकर मुकाबला किया, परंतु इस बार मुसलमानों की विजय हुई और लगभग 15,000 सैनिक भीमदेव के मारे गए। भीमदेव अपने प्राण बचाने के लिए जंगलों में भाग गया। इसके साथ साथ 1197 से लेकर 1203 के मध्य ऐबक को मुस्लिम राज्य की सुरक्षार्थ कई छोटे बड़े युद्ध लड़ने पड़े। बदायूं, बनारस के आसपास के राजपूत सामंतों और कोटा, बूंदी और सिरोही में नव स्थापित राजवंशों की बढ़ती हुई शक्ति को भी उसने रोकने का प्रयास किया।
एक शक्तिशाली सेना के साथ उज्जैन के प्रसिद्ध नगर पर आक्रमण किया और नगर को लूटा। इसी प्रकार 1202 ईस्वी में ऐबक ने चंदेलों के राज्य पर आक्रमण किया। यहाँ का परमार्दी देव पृथ्वीराज चौहान का समकालीन था। ऐबक ने चंदेलों के सुदृढ़ दुर्ग कालिंजर को घेर लिया और परमार्दी की मृत्यु हो जाने के बाद धीरे धीरे दुर्ग में जब खाने पीने की कमी हो गई तब विवश होकर उनके मंत्री अजय देव ने कालिंजर दुर्ग से भागकर अजयगढ़ में शरण ली। अजय देव के भागने के बाद तुर्क सेना ने कालिंजर पर अधिकार कर लिया। इसी के साथ इख्तियारुद्दीन खिलजी नामक तुर्क सेनानायक ने गौरी की वापसी के बाद बंगाल एवं बिहार की तरफ मुस्लिम सत्ता को बढ़ाने का प्रयास किया। इख्तियारुद्दीन भी गौरी का ही एक दास था। ऐबक ने उसे बिहार की सीमा के समीप एक छोटी सी जागीर प्रदान की थी। इख्तियारुद्दीन ने इसी जागीर को अपना केंद्र बनाकर उसके आसपास क्षेत्रों में लूटमार करनी शुरू की और इस लूटमार के द्वारा उसने शक्तिशाली तुर्क सैनिक दस्ता खड़ा कर लिया। 1202 में उसने ऐबक की अनुमति के साथ बिहार पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उस समय स्वयं उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि उसके इन सामान्य दावों से बिहार बंगाल में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाएगी। उन दिनों बिहार में बौद्ध धर्म की प्रधानता थी। नालंदा, विक्रमशिला, उदयपुर में उनके विख्यात विश्वविद्यालय, विहार और मठ थे। इख्तियारुद्दीन ने केवल 200 घुड़सवारों के साथ बिहार में प्रवेश किया, परंतु अहिंसा के अनुयायी बौद्धों ने उसका सामना करना उचित नहीं समझा और वे जंगलों में चले गए। इसीलिए तुर्कों ने बड़ी सरलता के साथ बिहार के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार जमा लिया। धन लोलुप तुर्कों ने विश्वविद्यालय, पुस्तकालयों एवं विहारों को भूमिसात कर दिया और हजारों की संख्या में बौद्धों और ब्राह्मणों को मौत के घाट उतार दिया। बिहार के नगरों में लूट में खिलजी को अपार धन संपदा प्राप्त हुई। बिहार में प्राप्त इस सफलता ने खिलजी की महत्वाकांक्षा को जगा दिया और 1205 में उसने बंगाल पर आक्रमण किया। इस समय बंगाल पर सेन राजवंश के लक्ष्मण सेन का शासन था। चूंकि वह बहुत वृद्ध हो चुका था, इख्तियारुद्दीन बंगाल की राजधानी नदिया की तरफ इतनी तेज गति से आगे बढ़ता गया कि उसकी मुख्य सेना उसके पीछे रह गई और वह केवल 18 घुड़सवारों के साथ ही राजधानी में घुस गया और सीधे राजमहलों में चला गया। रास्ते में तुर्क सैनिकों ने मारकाट करके आतंक फैला दिया। सभी ने समझा कि तुर्कों की विशाल सेना आ गई है, तो वे अपने अपने प्राण बचाने के लिए नगर को छोड़कर जंगलों की तरफ भागने लगे। लक्ष्मण सेन ने भी वास्तविक स्थिति की जांच पड़ताल किए बिना ही राजधानी से निकल भागने में अपनी भलाई समझी। राजा के भागते स्थिति और भी बिगड़ गई जब तक तुर्कों की मुख्य सेना भी आ पहुंची और तुर्कों ने आसानी से बंगाल पर अधिकार कर लिया। फिर वह नदिया से गौड़ की तरफ आया। लखनऊ की भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होकर उसने इस नगर को अपना केंद्र बनाया, जो बाद में बंगाल की राजधानी बना। बिहार और बंगाल की आसान विजयों से प्रोत्साहित इख्तियारुद्दीन ने जब आसाम और तिब्बत के पूर्वोत्तर राज्यों पर आक्रमण की योजना बनाई, उस समय वह 10,000 तुर्क सैनिकों के साथ आसाम की ओर बढ़ा। आसाम में भी उसे किसी प्रकार की विशेष विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। तिब्बत के स्थानीय सरदारों ने संगठित होकर मुसलमानों का सामना अवश्य किया, परंतु भौगोलिक जानकारी के अभाव में मुस्लिम सेना की स्थिति बिगड़ गई। अधिकांश मुस्लिम मारे गए। इख्तियारुद्दीन को इस अपमानजनक पराजय का धक्का लगा और वह बीमार पड़ा और कुछ दिनों उसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी 1203 ईस्वी में गौरी के बड़े भाई और गजनी के सुल्तान की मृत्यु हो गई। अब गौरी गजनी और गौर दोनों का शासक बना। इस अवसर पर उसने मइजुद्दीन की उपाधि धारण की। उसने अपनी शक्ति और महत्वाकांक्षा दोनों का विस्तार हुआ। भारतीय अभियानों की सफलता से उत्साहित मोहम्मद गौरी ने अब मध्य एशिया में ऑक्सस नदी के तटवर्ती प्रदेशों को अपने राज्य में मिलाने का निश्चय किया, जिस पर ख्वारिज्म का अधिकार था और ख्वारिज्म के आक्रमणों से अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए उन्हें जीतना आवश्यक था। अतः पूरी तैयारी के साथ 1204 में उसने ख्वारिज्म के इन सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण किया। ख्वारिज्म के अलाउद्दीन महमूद ने खुरासान आदि राज्यों के सैनिक सहायता से
गौरी के विरुद्ध बड़ा मोर्चा स्थापित किया और गौरी को बुरी तरह से परास्त कर खदेड़ दिया। इस लड़ाई में गौरी बड़ी मुश्किल से अपने प्राण बचाकर भागा। गौरी की इस पराजय के परिणाम स्वरूप उसके साम्राज्य में संतोष फैल गया और विघटनकारी प्रवृत्तियां विद्रोह के रूप में अवतरित हो गई। इस अवसर पर गौरी की मृत्यु की झूठी अफवाह फैली, जिसका लाभ उठाकर गौरी के एक दास सेनानायक यल्दोज ने गजनी पर अधिकार जमा लिया और एक अन्य अधिकारी ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। पंजाब के कुछ सरदार भी गौरी द्वारा नियुक्त जो किए गए थे, उन्होंने शासन सत्ता अपने हाथों में ले ली। गौरी ने तुरंत अपनी सैनिक शक्ति को संगठित किया और अपने विद्रोहियों का दमन करके अपनी सत्ता को पुनः प्रतिष्ठित किया। भारत में ऐबक ने गौरी के प्रति अपनी स्वामी भक्ति कायम रखा और विद्रोहों का दमन किया। भारत में गौरी के पराजय के लाभ उठाते हुए पंजाब के युद्ध प्रिय खोखर जाति के लोगों ने सारे पंजाब में लूटमार की और लाहौर पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि खोखर सफल नहीं हुए, परंतु उनके कार्यों से गौरी क्रोधित हुआ और उन्हें दंडित करने के लिए गजनी के रवाना हुआ। ऐबक भी अपने स्वामी की सहायता के लिए पंजाब पहुंचा। असंगठित खोखरों का दमन किया गया, उनके गांवों और नगरों को जलाया गया, हजारों खोखरों को मौत के घाट उतार दिया गया। इससे खोखरों में प्रतिशोध की भावना पैदा हो गई और उन्होंने गौरी को समाप्त करने की योजना बनाई। जब गौरी वापस एक दिन झेलम के किनारे संध्याकालीन नमाज पढ़ रहा था, तब खोखरों ने उसे घेर कर मार डाला। इस प्रकार 15 मार्च 1206 के दिन भारत में तुर्की साम्राज्य के संस्थापक मोहम्मद गौरी की जीवन लीला समाप्त हो गई। धन्यवाद। आज हम इस